पुलिस वाले ने 50,000 रुपये लेके उनके प्रति बयान हमारे प्रति लिख दिए उल्टे सीधे। जो सर यहाँ के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत सर, उनसे मैं मिला था, उनको डॉक्यूमेंट्स भी दे के आया, लेकिन उन्होंने आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। एक अपने जो कैबिनेट मंत्री है रणजीत सर, उन्होंने मेरे लिए कोशिश की है इसमें बस स्टैंड में भी जॉब दिलाने की, लेकिन उस टाइम लॉकडाउन लग गया, उस टाइम के बाद वो कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं आनंदगढ़ गांव में, और आनंदगढ़ गांव के एक ऐसे परिवार की एक ऐसी कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो आपको सुनने के बाद, देखने के बाद वाकई में झकझोर कर देगी। अभी मैं मौजूद हूँ रानी देवी के घर। रानी देवी का घर ही बोला जाता है क्योंकि रानी देवी अपने परिवार का जैसे तैसे पालन पोषण कर रही है। और इस परिवार की अगर ख़ास बात बताना चाहूँ तो ये पूरा परिवार जो है वो अंधा है, यानी कि दिखाई नहीं देता है इनको। जन्म से ही इस पूरे परिवार की किसी भी सदस्य की आंखें नहीं हैं। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, परिवार के 4 सदस्य मौजूद हैं अभी मेरे साथ फ़िलहाल, और 5 सदस्य इस परिवार में कुल हैं। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये सुखराज हैं, सबसे बड़े बेटे हैं रानी देवी के। उसके बाद अगर बात करूँ तो राजकुमार हैं, और उसके बाद उनके पीछे की अगर बात करूं तो वो रानी देवी हैं जो परिवार के मुखिया हैं। और इधर ये एक जो महिला आपको दिखाई दे रही है, ये है इस सुखराज की धर्मपत्नी। नाम है इनका संध्या नाम है। इन सभी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मेरे हाथ में है। सुखराज का अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये 12/9/2007 को ये बना हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट, और इसमें 100% ये ब्लाइंड का सर्टिफिकेट है मेरे पास। और ये राजकुमार का 100% का सर्टिफिकेट है, और ये रानी देवी का 100% का सर्टिफिकेट है, और ये संध्या देवी का 100% का सर्टिफिकेट है। अब इसमें ख़ास बात, अजीब बात ये है, झकझोर कर देने वाली बात ये है कि सरकार की तरफ से इनको पेंशन के सिवाय कोई और सहायता नहीं मिल रही। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और अचरज की बात बताना चाहूँ तो कुछ समय पहले सुखराज का एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पे मैं आपको इनके पैर पे जो ये थोड़ा ऊपर करके दिखाना चाहूँगा, ये इनका पैर देख सकते हैं आप किस प्रकार से आर्टिफिशियल पैर लगाया हुआ है। इनका पैर कट गया था, इसका भी मेडिकल इनके पास है, लेकिन उसके एक्सीडेंट होने के बाद इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। और पुलिस का रवैया देखिए कि आज तक इस परिवार को, इस युवक को इंसाफ नहीं मिला है। अंधा होने के बावजूद भी, दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी इस परिवार को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। आखिर में हार करके इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि आप हमारी सुनिए, काश कि पुलिस को कोई सद्बुद्धि आए और जिन लोगों ने इनके साथ ये सड़क हादसा किया है उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाए। चलिए बातचीत करते हैं। सुखराज जी, अगर बात करें तो ये सड़क हादसे की अपना जिक्र किया था, ये कब हुआ था, क्या पूरा मामला? ये सर 2015 में हुआ था, 29 मार्च को। मैं आ रहा था अपने घर पे, जैसे कोई पीछे से कोई बाइक वाला आया, क्या सर मैं आपको बस स्टैंड छोड़ दूंगा। मैंने कहा सर तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। उसने आधे रास्ते में जाके बाइक रोकी, तो मैं बाइक के पास ऐसे खड़ा था, खड़े में मेरे पास गाड़ी मार गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, किसने उठाया, कौन लेके गया, मुझे 4 दिन तक कुछ नहीं पता था। ठीक है, जब मेरे मम्मी और जीजा जी पहुँचे तो उनको पीजीआई वालों ने एडमिट नहीं किया। कहता हम नहीं करते, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप इसको दिल्ली एम्स में ले जाओ। उन्होंने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे लेके जाएँ, कि वहाँ पे 2 लाख रुपए पहले चाहिए, जब आपका वहाँ पे क्या नाम एडमिट किया जाएगा। तो एम्स में तो लेके नहीं, ये सिरसा में ले आए। सिरसा वालों ने भी नहीं बोला, सिरसा वाले बोले हमारे पास नहीं, आप अग्रवा मोड़ ले जाओ। अग्रवा मोड़ वाले मेडिकल वालों ने पीजीआई पे प्रेशर डाला, भी आपके पास भी इसका इलाज नहीं है, तो रोहतक पीजीआई में नहीं है, तो फिर कहाँ पे होगा बताओ। आप नहीं एडमिट करोगे तो हम आपके ऊपर अगली कार्रवाई करेंगे। रोहतक पीजीआई ने मुझे दूसरे दिन शाम को एडमिट किया, बल्कि 2 दिन तक मुझे किसी ने भी एडमिट नहीं किया। अब रोहतक पीजीआई ना तो हमारी कोई फाइल देते हैं, हम लेने जाते तो नहीं देते हैं। दूसरी बात, हम तारीख पे भी गए 2 बार, तो हमारे से ज़बरदस्ती अंगूठे लगाने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने नहीं लगाए। पुलिस वालों से मैंने उनसे सिक्योरिटी भी मांगी, भी मैं तारीख के लिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे ना ही तो कोई सिक्योरिटी दी गई। सीओ विंडो मैंने लगाई 2015-16 से सीओ विंडो लगाते आ रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक।
ये आपका जो सड़क दुर्घटना हुई थी उसके बाद चलो आपने इलाज के लिए आपने दर दर ठोकरें खाई, लेकिन उसके बाद पुलिस में आप कंप्लेंट दर्ज करवाने गए तो पुलिस ने क्या कहा? कंप्लेंट दर्ज की आपकी? क्या उनको पकड़ा गया जिन्होंने एक्सीडेंट? उन्होंने पकड़ा गया सर, उनकी गाड़ी नंबर भी है, सब कुछ है। उन्होंने ना केस डाल रखा हमारे पे भी, ठीक है, उल्टा ही केस डाल रखा, बिना मतलब पुलिस वाले ने बना रखा है कि ये बाइक चलाता है, ये है। मैंने कहा सर मैं ही बाइक चलाता हूँ तो मेरे घर का गुजारा क्यों नहीं हो जाता? आज के टाइम मैं गारंटी देता हूँ, मैं 10 साल से मैंने श्री गंगानगर जगदम्बा अंध विद्यालय में स्टडी की हुई है। यदि कोई आज भी जाके पूछेगा तो वो बताएंगे, वहाँ का मेरा रिकॉर्ड बताएगा। आज तक मेरे पास प्रूफ है, लेकिन इस बात को नहीं मानता। पुलिस वाले ने 50,000 रुपये लेके उनके प्रति बयान हमारे प्रति लिख दिए उल्टे सीधे। 2 बार मैंने सीओ विंडो लगाई तो पुलिस वाले ने क्या जवाब दिया सीओ विंडो पे? सर मैंने 24 तारीख को फ़ोन पे बयान ले लिए थे। अच्छा। फिर मैंने वो उसी द्वारा फिर सीओ विंडो लगाई, सर यदि 24 तारीख को उसने फ़ोन पे बयान लिए गया है तो उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाई जाए। तो उन्होंने ना तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाई, ना कोई अगली कार्रवाई की। अच्छा, कौन से थाने में मामला है ये? ये झज्जर सिटी थाने में है सर। झज्जर सिटी थाने? हाँ जी। अच्छा, तो आपका ये सड़क हादसा हुआ कहाँ था? ये झज्जर से बहादुरगढ़ रोड पे हुआ था सर। अच्छा, झज्जर से बहादुरगढ़ रोड पे हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। मैं सीओ विंडो लगा चुका हूँ, आज तक हमारे FIR भी उन्होंने बाढ़ के घेर दिया है। हम FIR मांगने जाते तो ना हमें कागज़ निकाल के देते हैं, हम 4 बार गए हैं, नहीं देते हैं, ना ही हमारे को PGI वाले हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप क्या मांग करेंगे? क्या मांग गवर्नमेंट से जाते हैं? पहली बात तो जो हमारा हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से क्लेम मिलता वो नहीं मिला हमें। फर्स्ट बात मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। सेकंड बात भी उस पुलिस वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए भी। उसने ऐसे हमारे से बिना परमिशन के बयान कैसे लिखे? कौन से झज्जर सिटी थाना का मामला? हाँ जी, विनोद कुमार लिखने वाला था, SHO विनोद कुमार लिखने वाला था। वहाँ पे उन्होंने लिखे बयान, अपनी मर्जी से लिखे है। जब भी कोई सीओ विंडो से कंप्लेन जाती है तो वो बात घुमा फिरा के हमारे ऊपर डाल देता है, मतलब जो पूरी क्लियर बात नहीं दे रहा उनको। जो सर यहाँ के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत सर, उनसे मैं मिला था कोठी पे, वो आए थे। उनको भी मैंने बताई थी अपनी कहानी भी मेरे साथ ये हुआ, उनको डॉक्यूमेंट्स भी दे के आया, लेकिन उन्होंने आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। एक अपने जो कैबिनेट मंत्री है रणजीत सर, उन्होंने मेरे लिए कोशिश की है इसमें बस स्टैंड में भी जॉब दिलाने की, लेकिन उस टाइम लॉकडाउन लग गया। उस टाइम के बाद वो कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पे उनको काम सौंपा गया विनोद कुमार जी को, 20 बच्चे को बस स्टैंड में नौकरी दिलाई जाए। हाँ जी, रणजीत जी जो अपने कैबिनेट मंत्री है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, वो कोशिश कर रहे हैं। यदि उनके मन में हमारे प्रति दया है तो वो ज़रूर करेंगे, उनसे मेरे को उम्मीद है। आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है? मैंने सर BA कर रखी है सर, ग्रेजुएशन। हाँ जी। अच्छा, और आपके भाई ने? ये MA कर रहा है हिंदी से, और स्टेनो हिंदी से भी किया हुआ। अच्छा, किया हुआ। तो आपके परिवार का गुजर बसर कैसे होता है? गुजर बसर मैं तो म्यूज़िक बजाता हूँ। जैसे कोई ब्याह शादी होगा तो मेरे साथ एक लड़का है सुखदेव कुमार, रोड़ा वाली गांव से, वो ढोल बजाता है। तो वो मुझे ले जाता है, हाँ सुखराज यहाँ पे आपको ढोल बजाना है, तो मैं ढोल बजाता हूँ। तो उसमें 300-400 रुपये 500 रुपये मुझे मिल जाते हैं। वो कभी कभार ये 10 दिन में आए, 20 दिन में प्रोग्राम आए, उसके अनुसार मेरा काम चलता है। बाकी मैं यही काम करता हूँ। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। अभी मैं आपको बता दूं कि ये पूरा परिवार है, 4 लोग बैठे हुए हैं। अभी राजकुमार जो है, इन राजकुमार की पत्नी भी दृष्टिहीन है, नेत्रहीन है, ये कह सकते हैं हम। और क्योंकि ये राजकुमार दिल्ली में अभी स्टडी कर रहे हैं तो इनकी पत्नी जो है वो दिल्ली में है, और बाकी के 4 लोग यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन एक थोड़ी सी राहत की बात ये है कि सुखराज की एक बेटी है, वो उनकी सुखराज की मम्मी ने जिनको गोद में उठा रखा है, ये इनकी बेटी है। 45 दिन की बेटी हुई है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि ये नेत्रहीन नहीं है, इनको दिखाई देता है। तो हो सकता है कि ये अपने माता पिता और दादी का जो आने वाले समय में कुछ सहारा बन सकती हैं। ये एक उम्मीद इस परिवार के अंदर जगी है। इस एक बेटी ने एक चिराग का काम किया है जो कि इनके जो सामने जो अंधेरा है उसको उजाले में तब्दील करने की कोशिश करेगी। फिलहाल अगर बात करूं तो सुखराज ने जो भी आरोप लगाए हैं
वो सुखराज ने अपने बिहाफ पे लगाए हैं कि झज्जर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। झज्जर में इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाबत इनका जो है पैर भी कट चुका है। पैर कटने के बाद भी इनको किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं मिला, ना कोई इनको मुआवजा मिला और सरकार की तरफ से भी कोई इतनी ज़्यादा खास सहायता नहीं मिली। पूरे परिवार का मेडिकल मेरे साथ है, कागज़ के साथ, प्रूफ के साथ मैं आपको ये इनकी कहानी बयां कर रहा हूं। अब अगर सरकार कहती है कि हमने इन लोगों के लिए इतना कुछ कर रखा है तो ये 4 से 5 लोग और हैं। मुख्यमंत्री जी, इनके लिए भी कुछ कर दीजिए, थोड़ा राहत, ताकि इस परिवार का भी गुजारा आसानी से हो जाए, गुजर बसर आराम से हो जाए। अंधा होने के बावजूद भी, नेत्रहीन होने के बावजूद भी इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खाए, सीएम विंडो लगाई, लेकिन साहब तो साहब ठहरे कि किसी तरह की कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। इनके बिना साइन करवाए ही अलग से बयान लिख दिए गए और पढ़ के इनको कुछ और बता दिया गया। तो ऐसे में 420C इनके साथ की गई है। खैर, की गई है या नहीं की गई वो उसका हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये एक जांच का विषय ज़रूर है। इसमें जांच करवाई जानी चाहिए। जिस भी पुलिस अधिकारी का इन्होंने नाम लिया है उस पुलिस अधिकारी से पूछताछ की जानी चाहिए कि क्या वाकई में इनके साथ धोखाधड़ी या 420C की गई है या फिर ये लोग जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इस बात की जांच करने के बाद पर्दाफाश हो पाएगा और सरकार से उम्मीद है, इन तमाम लोगों को भी उम्मीद है कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। और जिन लोगों ने इस सुखराज की, इस युवक की जो पैर को तोड़ने का काम किया है, यानी कि इसको एक और हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट दिलाने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। ये सरकार क्या कुछ करती है, क्या आने वाले समय में जांच करवाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा।